तमाम मेहमानों से बातचीत करूं, लेकिन शुरुआत शहजाद आपसे मैं करना चाहूंगा और सवाल बहुत बुनियादी सा है। अभी ये बताने की जरूरत क्यों पड़ी इस मॉड्यूल के जरिए आप लोगों को? देखिए, ऐसा है, जो इतिहास से सबक नहीं लेते वो इतिहास बार बार दोहराते हैं, ये प्रचलित बात है। और कांग्रेस तो खैर अपना इतिहास गिनाते गिनाते ही राजनीति करती है, वो तो इतिहास में रहते रहते इतिहास बन चुकी है। कांग्रेस को इतिहास से कब से समस्या होने लगी? ये तो आधे टाइम इंदिरा जी के और आधे टाइम नेहरू जी के वंदना से ऊपर आते हैं क्या? और ये तो हमारे लिए नहीं है, ये डिस्कोर्स तो स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट्स को अनफिल्टर्ड इतिहास सिखाया जाना चाहिए भाई। अगर किसी को क्रेडिट दिया जाता है फ्रीडम स्ट्रगल का, तो वहां पर उस समय पर अब 2-3 लॉजिकल बातें बताइए। ये टू नेशन थियरी वैसे सर सैयद अहमद ने स्टार्ट की, सर तो नहीं लगाना चाहिए, सैयद अहमद ने स्टार्ट की 1860s में। आरएसएस का जन्म हो 1925 में, फिर भी आरएसएस को दोष देते हैं। जो लागू कर सकते थे टू नेशन थियरी, सत्ता के शिखर पर कौन था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग, और वो विदेशी कौन था, वो माउंटबेटन। रोक कौन सकता था? अखिलेश जी। ये 3 लोग। मान लीजिए मैंने आपको कुछ बोला, आप ऑन एयर बोलेंगे या आप नहीं बोलेंगे तो आपके हाथ में ना, अल्टीमेटली यू कैन बी द फाइनल पर्सन, राइट? तो कांग्रेस फाइनल पर्सन थी नहीं थी? उसके अलावा मैं आपको बताता हूं, उस समय पर आपको याद होगा कि मौलाना आजाद ने भी सपोर्ट किया। नेहरू जी का कोटेशन है कि मैं इसको राइट तो नहीं मानता पर अब और कोई चारा नहीं बचा। कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन प्लान रिजेक्ट किया, कांग्रेस ने माउंटबेटन प्लान को एक्सेप्ट किया, और कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भारत के विभाजन का प्रस्ताव पारित हुआ। तो कांग्रेस जिम्मेदार नहीं, उसके लिए कौन जिम्मेदार? फलाना जिम्मेदार। सावरकर को बोलते हैं, सावरकर जी ने अपोज किया 1940 में, उसके लिए आरएसएस जिम्मेदार। आरएसएस के मुखपत्र में ऑफिशियल स्टैंड है कि भारत का विभाजन गलत हुआ। पर मैं अब पूछना चाहता हूं, आज क्यों? क्योंकि उस समय जो परिस्थितियां थी, पॉलिटिकल इस्लाम, सत्ता की हवस और तुष्टीकरण की राजनीति, उस समय परनाना ने किया, आज बेटा वही लेकर घूम रहा है। इसलिए भारत को कभी जाति में, कभी मजहब पे, कभी और भाषाओं पर बांटने के लिए, और पॉलिटिकल इस्लाम का जो प्रोजेक्ट था कि संविधान के ऊपर मुस्लिम आरक्षण देना, शरिया को लागू करना, ये आज भी तो लक्षण दिखाते हैं। तो इसीलिए उस समय पर भी सीख नहीं ली और आज भी नहीं ले रहे। और आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं भाई, हमने 14 अगस्त को पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे, विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस को मनाने का काम किया। उसमें लाखों करोड़ों लोग मारे गए, विस्थापित हुए। प्रॉब्लम किसको होती है? पाकिस्तान को हो तो समझ में आता है, इस्लामिस्ट मूवमेंट को हो तो समझ में आता है, चरण सापरा और उनकी पार्टी को होने लगी प्रॉब्लम। ठीक है, जवाब बोलने लगे ये क्यों सिखा रहे हैं, ये मत बताइए, ये मत दिखाइए। अरे पाकिस्तान और पॉलिटिकल इस्लाम के सामने कितना नतमस्तक होंगे। और वैसे जय श्री कृष्ण सभी को बोलने के लिए अलाउड है ना? बिल्कुल, गुड इवनिंग बोलना पड़ेगा, है पूरा देश धूमधाम के साथ गुड इवनिंग बोलना बिल्कुल, पड़ेगा। बिल्कुल। चरण सिंह साबरा साहब जवाब दीजिए, क्यों ना अनफिल्टर्ड इतिहास बताया जाए बच्चों को? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं गोकुल अष्टमी की और दही हंडी की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको और आपके सभी पैनलिस्ट और राधे राधे सभी दर्शकों को देता हूं। जिस तरह से ये अभी वक्तव्य मैंने सुना है, इस पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी, ये तो जग जाहिर है कि वो आरएसएस की कठपुतली है। और आपने कल भी एक उदाहरण देखा कि जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से देश के बदले एक दल का प्रमोशन करने का प्रयास किया, एक दल का पीआर और टीआरपी करने का प्रयास उन्होंने वहां से किया है। तो ये उनकी फितरत है। और हमने ये भी देखा है कुछ दिन पहले कि जब ये नारे लगाते थे 400 पार होंगे, तो इन्हीं के नेताओं ने कहा कि 400 पार होंगे तो हम संविधान बदल देंगे। इन्होंने आरक्षण बदलने की और आरक्षण रोकने की बात की है। अनेक इनके सभी नेताओं ने, गोलवलकर से लेकर के मोहन भागवत जी, एक बार नहीं बार बार आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, आरक्षण रोक देना चाहिए, इस तरह के वक्तव्य आते गए हैं। यानी ये संविधान विरोधी है, आरक्षण विरोधी है। ये तो 1947 से आज तक हमने देखा ही है। अब मैं बात करता हूं पार्टीशन की, जो ये बात कर रहे हैं। 1938 में मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा कि गुजरात नजदीक है, पूनावाला जानते हैं, वहां पर हिंदू महासभा का अधिवेशन हुआ था। और उसी अधिवेशन के अंदर सावरकर जी की मौजूदगी में हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, और एक प्रस्ताव पारित हुआ था टू नेशन थियरी का। प्रस्ताव 1938 में हिंदू महासभा की सेशन में हुआ था। उसके बाद 1940 में क्या हुआ, वही बात को जाकर के मुस्लिम लीग ने लाहौर के अंदर दोहराया, और मुस्लिम लीग का जो सेशन था उसके अंदर प्रस्ताव पारित हुआ। 1942 में जब आदरणीय महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन छेड़ा, तब कांग्रेस पार्टी ने जितनी प्रोविंशियल सरकारें थी उसमें से हम बाहर आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो उस समय नहीं थी। लेकिन आरएसएस और हिंदू महासभा ने क्या किया, इन्होंने जाकर के मुस्लिम लीग के साथ में अलायंस किया, और मुस्लिम लीग के साथ में इन्होंने सरकारें बनाई। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस की सिंध की सरकार बनाई, बंगाल की सरकार इन्होंने बनाई, और सिंध की सरकार में असेंबली के अंदर इन्होंने प्रस्ताव पारित किया टू नेशन थियरी का।
तो ये किसका पाप है? ठीक है, ये आरएसएस आपने का डिटेल में हिंदू साबरा साहब अपनी पाप बात है, रखी। जिंदा का पाप शहजाद इस है। पर जवाब देना चाह रहे, छोटा सा जवाब दीजिएगा, फिर मैं बाकी गेस्ट के पास जाऊंगा। पूरा पैनल आज बड़ा पैनल है हमारे पास, छोटा छोटा हम लोग रखेंगे। यहाँ पे बहुत सारे इतिहासकार हैं। अभी लास्ट फैक्ट से शुरू करते हैं कि हमारे नेताओं ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अलायंस किया मुस्लिम लीग के साथ। जो बंगाल में अलायंस हुआ वो प्रजा कृषक पार्टी में थे फजलुल खान। दूसरी बात, हमारी अलायंस का नाम प्रोग्रेसिव अलायंस था उस समय पे, आप चेक कर लीजिएगा। तो ये तो बात स्पष्ट है। ये इस बात का जवाब नहीं दिया कि लास्ट में सीडब्ल्यूसी का रेजोल्यूशन और भारत ने गवर्नमेंट ऑफ नेहरू ने स्वीकारा जो माउंटबेटन प्लान पार्टीशन का, वो क्या सावरकर जी ने स्वीकारा, आरएसएस ने स्वीकारा? उसका जवाब नहीं दिया। तीसरी बात, इन्होंने बोला टीआरपी बढ़ा रहे आरएसएस की मोदी जी। आपको पता है महात्मा गांधी ने वर्धा में तारीफ की, जेपी नारायण ने तारीफ की, अरुणा आसिफ अली ने, तो इनको याद होगा कि बताया कि कैसे आरएसएस के लोगों ने उनको शरण दिया, और प्रणब मुखर्जी जो इन्होंने राष्ट्रपति बनाया वो आरएसएस के हेडक्वार्टर में, तो ये भी टीआरपी बढ़ा रहे थे। और लास्ट फैक्ट उन्होंने आरक्षण के बारे में बोला कि हमने समीक्षा की बात की। साहब, इतना झूठ तो यहां पे कोई इतिहासकार नहीं बोलेगा। 1960 का नेहरू जी का लेटर टू द स्टेट्स है कि हम आरक्षण नहीं चाहते हैं, ये सेकंड क्लास सिटीजन बनाता है। और फिर राजीव गांधी ने तो ये कह दिया मंडल के बाद कि ये मूर्खों के लिए आरक्षण होता है। संगीत रागी से लेकर यहां पर ओम जी है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो ये मुझे अभी यहां पे साबरा साहब बिल्कुल छोटा सा, चूंकि बहुत सारे गेस्ट हैं, जल्दी से एकदम 20 सेकंड में अपनी बात रखिए। ये देखिए, ये बात करेंगे, नेहरू जी की बात करेंगे, राजीव गांधी जी। अरे आपने किसकी बात की? मैं आपके बीच में नहीं बोला था। नहीं, नेहरू जी का लेटर सही गलत? एक मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोला था ना, होने दीजिए ना। अब ये नहीं कहेंगे कि मोहन भागवत जी ने भी कहा था रिजर्वेशन के बारे में कि समीक्षा होनी चाहिए, आरक्षण के बारे में समीक्षा की बात तो मोहन भागवत जी ने भी की। मैं तो गोलवलकर से लेकर के यहां तक की बात कर रहा हूं। तो ये तमाम सारी बातें ये झूठ फरेब करते हैं और ये इनका पाप है, ये आरएसएस। ठीक है, चलिए हो गया। अखिलेश जी, मैं 10 सेकंड चाहता हूं, आप ऐसे मत जाने दीजिए। बाकी और भी नहीं, मैं माफी चाहता हूं, 10 सेकंड। आई डिसलाइक एनी काइंड ऑफ, आराम से सर 10 सेकंड प्लीज। एक्सपोज हो रहे हैं, देखिए बीच में बोलते रहेंगे क्योंकि एक्सपोज हो रहे हैं। नहीं अखिलेश जी, उनकी आवाज जाएगी तो मेरी आवाज नहीं जाएगी। मैं खुद एंकर रह चुका इस चैनल पे। साबरा साहब सुन लेते हैं, साबरा साहब सुन लेते हैं जल्दी से, लेकिन जल्दी से आप जल्दी से। I dislike any kind of reservation. I react strongly to anything that leads to inefficiency and second-rate standards. Nehru's letter, 27 June 1961. साबरा साहब, नहीं, देखिए, मैं ये कहता हूं कि मोहन भागवत जी ने जो कहा उस पर बोले ना। मोहन भागवत जी ने क्या विरोध नहीं किया आरक्षण का? क्या उससे पहले आप स्टेटमेंट पढ़ा दो, मोहन भागवत का। इतना झूठ सर संचालक जी के बारे में बोला जा रहा है, आप स्टेटमेंट पढ़ाओ। सर संचालक जी ने कभी आरक्षण का विरोध नहीं किया है। आप स्टेटमेंट पढ़ाइए, संगीत रागी बैठे, पूछिए उनसे, कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं दिया गया है। मनमोहन वैद्य ने कहा कि आरक्षण, मनमोहन वैद्य जी पे, अरे ये छोड़िए, आप स्टेटमेंट कोट करो डेट के साथ। हेडगेवार ने तो, चलिए ठीक है। Z News.